हे गाइस, तो मांगा के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जिनवई अपने न्यू ब्लाइंड डेट मिस डू के साथ एमिलीज वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डिनर पे गया था। मिस डू एक कॉन्फिडेंट और नो नॉनसेंस वाली वुमेन थी जो डॉक्टर जिन को डायरेक्टली बता देती है कि वो बीटाज में इंटरेस्टेड नहीं है, उसे अल्फाज पसंद है। जिनवई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मिस डू का एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर था। रेस्टोरेंट में चीजी और फूवू शेंग भी हिडन तरीके से जिनवई की सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। मिस डू के बाद फूवू शेंग और येजी की एंट्री होती है, जहां येजी अपने अंकल फू के साथ दिन भर एंजॉय कर रहा होता है। येजी को अपने पुराने आइडेंटिटी के बारे में याद आता है जब वो अपने बॉडी को देखता है और कुछ पुरानी यादें फ्रेश होती हैं। वहीं फूवू शेंग के साथ उसका पुराना रिश्ता और फीलिंग्स भी सरफेस पे आने लगती हैं। येजी का प्लान था कि वो फूवू शेंग के साथ डिनर एंजॉय करे, पर उसका रियल गोल था जिनवई के साथ कुछ पुरानी बातें क्लियर करने का, जो अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। मीनवाइल येजी अपनी ट्रू आइडेंटिटी और फीलिंग्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है और फूवू शेंग के साथ डिनर के दौरान वो अपने पास को समझने की कोशिश करता है। अब आगे तो हमारा आज का चैप्टर भी शुरू होता है उसी एमिलीज वेस्टर्न रेस्टोरेंट में, जहाँ पियानो की मधुर धुन और सॉफ्ट लाइटिंग में सब मजे से खा पी रहे थे। पर हमारा चीजी उसके दिल पे तो छुरियां चल रही थी। उसका चेहरा शॉक और डाउट का परफेक्ट ब्लेंड था। फॉरहेड पे हल्की सी स्वेट, आंखों में टेंशन, सामने बैठे दो लोगों को लगातार घूरे जा रहा था। ये दोनों कब मिले थे? फूवू शेंग जैसा मैं जानता हूँ उसने कभी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दिखाए किसी के लिए। सामने का सीन इतना इंटेंस था जैसे कि दोनों के बीच कोई और दुनिया थी ही नहीं। फूवू शेंग जिनवई के हर लफ्ज में इतना घुला हुआ था जैसे कुछ मिस करने का डर हो उसे। इतना फोकस था जिसे एक भी सेकंड में अगर नजर हटाई तो कुछ छूट जाएगा। चीजी पूरी जेलसी और इरिटेशन के साथ सोचता है, वाह कितना हार्मोनियस लग रहा है ना इन दोनों के बीच में। सो वेरी अनॉयड। पर फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वेट अ सेकेंड, फूवू शेंग को जिनवई का कैसे पता हो सकता है? और वो तो बिल्कुल जिनसी जैसा दिखता है ना। उसी मोमेंट एक फेलो वेटर साइड से गुजरता है। हट जा भाई रास्ते से। उसकी जल्दी की वजह से दोनों की थोड़ी सी टक्कर सी हो जाती है। उसके हाथ से ट्रे हिलती है जिससे ड्रिंक का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। बंदा किसी तरह बैलेंस बना के ड्रिंक को गिरने से तो बचा लेता है और जल्दी ऑर्डर लेकर निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी ट्रे से एक पेपर स्लिप नीचे गिरने लगती है। चीजी उस पेपर स्लिप को उठा लेता है। उस पेपर स्लिप में लिखा था AO3 टेबल का कॉकटेल चेंज रिक्वेस्ट, गुड थिंग्स पीनट। ये चेंज हमें पता है, राइट? क्योंकि येजी ने पिछले चैप्टर में किया था। जैसे ही उसने नोट को ध्यान से पढ़ा और उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सीरियस होने लगा। ये चेंज रिक्वेस्ट किसने किया था? गुड थिंग्स पीनट। उसने चिट उठा के घूरते हुए 2 बार रिपीट किया, कंफ्यूजन के साथ। उसकी आंखों में एक शार्प डाउट उभरने लगा था। तब तक हमारा वेटर भैया टेबल AO3 पर ऑर्डर देने पहुंच जाता है। हेलो सर, ये आपका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक, प्लीज एंजॉय कीजिए। जिनवई सॉफ्टली स्माइल करते हुए ड्रिंक फूवू शेंग की तरफ सरकाते हुए बोलता है, मिस्टर फू, थैंक यू फॉर कीपिंग मी कंपनी टुनाइट। ये ड्रिंक मेरी तरफ से आपके लिए। पर फूवू शेंग रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है। लिप्स थोड़े स्माइल में कर्व होते हैं। कहता है, तुम पियो, मैं बाद में तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। घर? हाथ में ड्रिंक पकड़े जिनवई थोड़ा ड्रीमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। उसके मन में एक सडन थॉट आता है, वो छोटा बंदर यानी हमारा प्यारा ब्रैड चीजी घर तक पहुंचा भी होगा या नहीं? वाइल गल्पिंग द ड्रिंक यानी ड्रिंक गुटकते हुए वो सोचता है, मैं तो खुद से प्रॉमिस किया था ना कि उसे दोबारा नहीं मिलूंगा। नहीं, पर ये क्या हो रहा है? फिर से उसी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ मैं? फिर वो सडनली स्टार्टल्ड होता है। मुझे क्या लग रहा है? ये ड्रिंक का टेस्ट तो कुछ अलग सा ही लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक्चुअली उस ड्रिंक का एक सिप लेने के बाद ड्रिंक उसे कुछ अजीब सी लगी थी। अब वो तो होना ही था ना, ड्रिंक जो चेंज हो गई थी ना। फूवू शेंग जिनवई को ऐसे चेहरा बनाते देख अपना हाथ बढ़ाता है। नैपकिन उठाते हुए सॉफ्ट टोन में बोलता है, ऐसे थोड़ी ही कॉकटेल ड्रिंक पी जाती है।
उसकी आंखें थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ चमकती हैं। गेज में एक सॉफ्टनेस है। डॉटिंगली फूवू शेंग नैपकिन आगे बढ़ाता है, पर सिर्फ पकड़ता है। चेहरे पे हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ बोलता है, लो साफ कर लो। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, एटमॉस्फेयर भी सॉफ्ट है और टेबल पर एक टेम्पटिंग सा पैनकेक प्लेट भी है। मुझे बहुत पसंद है पैनकेक्स। जिनवई आंखों में थोड़ी शर्म और हल्का गिल्ट लेकर अपना चेहरा थोड़ा झुकाता है। हाथों से अपने होठों के पास से कुछ साफ करते हुए कहता है, सॉरी टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ मिस्टर फू। वो बात यह है कि आज मेरा ज़रा मूड खराब है, बस इसीलिए। फूवू शेंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल सॉफ्ट था, बिल्कुल ऐसा जैसे वो अपने लवर को देख रहा हो। वॉइस में एक सटल वार्म भर के बोलता है, तुम अपसेट हो क्यों? अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर वो हल्का सा स्माइल करते हुए आगे कहता है, तुम यूजुअली ड्रिंक नहीं करते, तो प्लीज खुद पे फोर्स मत करो। इधर जिनवई का इनर मोनोलॉग चालू है, वो भी फुल पैनिक मोड में, बिकॉज एक स्टूपिड से ब्रैट ने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया था और तब से मेरा दिमाग ना हिल गया है। पर मैं ये सब कैसे बताऊं? जिनवई थोड़ा सा ऑकवर्ड लाफ करता है, आंखों में थोड़ी हेसिटेशन भर के बोलता है, सोचता हूँ अगर सब कुछ बोल दिया ना तो मिस्टर फू मुझ पे ही हंस पड़ेंगे। फिर तुरंत टॉपिक घुमा देता है, ज्यादा स्माइल दिखाते हुए बोलता है, वैसे आप तो कह रहे थे ना कि आपके साथ एक यंग फ्रेंड भी आया है, पर दिख क्यों नहीं रहा? फू शेंग येजी के बारे में बताता है कि उसने कहा था कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, तो वो फ्रेश एयर लेने बाहर गया है। जिनवई सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था मिस्टर फू किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। फू शेंग का एक्सप्रेशन अब थोड़ा सीरियस सा हो जाता है। वो कहता है, उसके डैड मेरे काफ़ी रिलायबल डेप्यूटी थे। वो सडन कॉन्फ्लिक्ट में उनकी डेथ हो गई, तो काफ़ी हद तक मेरी वजह से। उसके बदले में उसके बेटे को रेज करना बस छोटी सी जिम्मेदारी है बस। जिनवई थोड़ा डिप्रेस टोन में कहता है, ओहो अच्छा। पर तभी फू शेंग माफ़ी मांगते हुए कहता है, माफ़ करना, मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था। मुझे याद ही नहीं रहा कि डॉक्टर जिन को अंडरवर्ल्ड की बातें पसंद नहीं है। जिनवई फिर बात बदलते हुए ऊपर देखता है और थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, वो पिछली बार जो ओमेगा शॉप में था, उसकी तबीयत अब ठीक है? फू शेंग के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अनरीडेबल सा है, पर लगता है कि वो कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता जो जिनवई को हर्ट करे। फिर धीरे से बोलता है, शायद तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंट करना पड़े मुझे, पर तुमने उसकी कॉन्ट्रासेप्शन सर्जरी करवा के उसको और कॉन्फिडेंट बना दिया है। अब तो वो और क्लाइंट्स लेना चाहता है। जिनवई थोड़ा ठंडे से टोन में कहता है, आई सी। उसकी आंखों में एक हल्का सा रेजिग्नेशन है, जिसे दिल में कुछ सेटल कर रहा हो। फिर बोला, सबका सोचने का तरीका अलग होता है ना, किसी पे जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। फ्लैशबैक टोन में उसके ब्लाइंड डेट की आवाज़ गूंजती है, मैं उसी के साथ रहूंगी जिसे मैं पसंद करती हूँ। अगर प्यार खत्म भी हो गया तो अलग हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है एक परिवार बनाने की। फिर जिनवई की डैड की आवाज़ आती है, पापा बस ये चाहते हैं कि तुम खुश रहो। डैड की बस यही एक छोटी सी विश है इस दुनिया में। अब जिनवई को चीजी का फ्लैशबैक भी आता है, डॉक्टर जिन अब बस यहीं रुक जाते हैं, वरना मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना सब सोचने के बाद जिनवई अचानक पास्ट टेंस से प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। मैं इतना क्यों हैलुसिनेट कर रहा हूँ? लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। हमें जिनवई दिखता है जो दोनों हाथों से अपना मुंह ढक के झुके हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लर हो गया है। स्ट्रगल करते हुए बड़ी मुश्किल से कहता है, वो व्हाट? उसका माइंड अभी भी हेजी है। थॉट्स एक के बाद एक फ्लैश कर रहे हैं, जैसे उसके दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हो कि क्या हो रहा है। मैं सडनली इतना डिजी क्यों फील कर रहा हूँ? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। मेरी मेडिसिन। जिनवई का पूरी बॉडी अब अनस्टेबल हो रही है। वो टेबल का सहारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ भी अब धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं। उसका झुकना और बैलेंस लूज करना दिखाता है कि कुछ तो गलत हो गया है। फू शेंग सामने जिनवई को देख रहा होता है।
जिनवई जो टेबल का सहारा लेने की कोशिश कर रहा होता है पर बैलेंस खोकर नीचे गिरने लगता है। फूवू शैंग तुरंत अपनी सीट से उठकर दौड़कर उसे थाम लेता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। चीजी की हालत और खराब हो रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। उसकी हालत देखकर फूवू शैंग डेस्परेशन में चीखता है जैसे वक्त उसके हाथ से निकला जा रहा हो। माई कार, माई कार, तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो? मेरी कार में जो इनहेलर है जल्दी लेके आओ। उसकी आंखों में घबराहट थी पर पूरा फोकस सिर्फ एक जगह था, जिनवई, जिसकी सांसें फाइट कर रही थी हर एक सांस लेने के लिए। डॉक्टर जिन, जिनवई, मुझे सुन पा रहे हो? एक हाथ से उसने जिनवई को संभाला, दूसरे हाथ से इनहेलर को पकड़ा। फूवू शैंग जिनवई को इनहेलर की मेडिसिन दे देता है। हमें जिनवई की माइंड वॉइस सुनाई देती है। ये एंटी एलर्जी वाली मेडिसिन ने कुछ देर के लिए मेरे थॉट्स को जैसे फ्रीज कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गहरे समुंदर में डूब रहा हूँ। इतनी शांति, इतना सुकून, बस ऐसे ही सो जाना चाहता हूँ। लेकिन तभी किसी की आवाज़ ने उसका ध्यान वापस खींच लिया, जिनवई। और ये आवाज़ फूवू शैंग की नहीं होती और तभी उसका गोद परिवर्तन हो जाता है। मतलब पहले वो फूवू शैंग के पास था, अब किसी और के पास है। झटके से इनहेलर भी नीचे गिर जाता है। जिनवई अब जिसकी बाहों में है उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है कहते हुए, ये तुम हो? अब ये कोई हेलुसिनेशन भी नहीं था। चीजी जिनवई को गोद में उठाते हुए कहता है, भाई, मैं तुम्हें पूरी रात ढूंढता रहा। तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। मैं सीरियसली बहुत टेंशन में आ गया था। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ब्रो वर्ड सुनकर जिनवई थोड़ा हैरान जरूर था पर वो कुछ बोलने की हालत में तो वैसे भी नहीं था। बस उसकी आंखों में उसकी कंफ्यूजन रिफ्लेक्ट कर रही थी। चीजी ने जिनवई को इतना जोर से पकड़ा हुआ था जैसे वो कहीं गायब ही हो जाने वाला था। और हम देखते हैं कि एक्चुअली 5 मिनट पहले क्या हुआ था। जब पहले जिनवई डिजी फील करने के कारण नीचे गिर गया था और फूवू शैंग उसे संभाल रहा था, तब पीछे से चीजी भी ये सब देख रहा था। भागते हुए चीजी ने उस वेटर पर चिल्लाया जिसने उस टेबल पर ड्रिंक सर्व की थी, क्या पिला दिया तुमने उसे? वेटर भी थोड़ा घबरा गया था। बोला, वही पीनट बटर वाला स्पेशल कॉकटेल जिन्होंने खुद ही ऑर्डर किया था। उसका दिमाग कुछ कैलकुलेट कर रहा था। पीनट बटर स्पेशल, पीनट और ये जिनवई की हालत। चीजी 2 और 2 को जोड़ने की कोशिश करता है और इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये क्लियरली एक एलर्जिक रिएक्शन है। क्या जिनवई को पीनट से एलर्जी है? दूसरी तरफ जिनवई ऑलमोस्ट बेहोश, आंखें हाफ ओपन, उसकी सांसें भी विजिबली रुकी रुकी सी आ रही हैं। फूवू शैंग उसके ऊपर झुक के फुल कंसर्न में उसका चेहरा देख रहा है। ओ, ये फूवू शैंग तो बहुत अटेंटिव है उस पर, ऐसा चीजी सोच रहा है पीछे देखकर। उसके दिल में कंफ्यूजन सा चल रहा होता है। क्या मैं सच में कुछ इम्पोर्टेंट भूल रहा हूँ? कट टू चीजी जो अपना सर पकड़ के खड़ा है, पूरा स्ट्रेस्ड, ओवरवेल्म्ड और पॉसिबली गिल्टी भी। उसकी आंखों में टेंशन क्लियरली विजिबल है। और हाँ, फाइनली उसे कुछ काम का याद आया। उसे याद आता है कि एग्जैक्टली उसकी पास्ट लाइफ में इसी एमिलीज रेस्टोरेंट में आखिर क्या हुआ था। तो फिर हम चलते हैं, हम फ्लैशबैक में 30 साल पहले, जहां एक प्राइवेट रूम में 3 लोग बैठे थे। पुरानी लाइफ वाला चीजी, पुराना वाला जिनसीए और फूवू शैंग। एक वेटर टेबल पर फूड सर्व करते हुए कहता है, मिस्टर फू, ये आज का स्पेशल डेजर्ट है, हिडन मेन्यू से, हेड शेफ का फ्रेशली बेक पीनट बटर तिरामिसू। टेबल पर एक सफ़ेद व्हील के नीचे एक मेमोरियल टैबलेट भी रखा हुआ है। यार, रेस्टोरेंट में मेमोरियल कौन लेके आता है? खैर, इसका भी कोई रीज़न हो सकता है जो हमें अभी तक पता नहीं है। फूवू शैंग उस व्हील को हल्का सा पकड़कर कहता है, हटा दो इसे, वो पीनट नहीं खाता। प्रेजेंट वाला चीजी अपने उस पुराने मोमेंट को याद करते हुए सोचता है, उस टाइम मुझे सच में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई थी जब फूवू शैंग ने एक मेमोरियल टैबलेट के साथ फैमिली डिनर रखा था। पास्ट वाला चीजी कहता है, आप आए को कितना अच्छे से जानते हो, आपको तो ये तक पता है कि उसे पीनट से एलर्जी है। एक्चुअली चीजी को लग रहा था कि फूवू शैंग चीजी के बाजू में बैठे हुए जिनसीए के बारे में बोल रहा है।
बाजू में बैठा जिनसिए ये सुनकर टेंस हो जाता है, आंखों में कंफ्यूजन और घबराहट लेके बोलता है, आची, गॉडफादर, वो। उसका सेंटेंस अधूरा ही रह जाता है, जैसे कुछ बोलते बोलते उसे कुछ याद आ गया हो। पर फूवू शैंग मेमोरियल टैबलेट के व्हील को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। पूरा रूम सडनली ठंडा पड़ जाता है, जिसे सबकी सोच की दुनिया ही उलट गई हो। दोनों कैरेक्टर्स एक फ्रेम में, लेफ्ट साइड पे सॉफ्ट एक्सप्रेशन, राइट साइड पे इंटेंस। रूम का एटमॉस्फेयर अब बिल्कुल हैवी हो चुका है। जीजी अपने दिमाग में सोच रहा है, ये कौन बंदा है आखिर? मतलब वो सोच रहा है कि वो मेमोरियल किसका है। जीजी फूवू शैंग को मेमोरियल के सामने ऐसे खड़ा देख सोच रहा होता है, इतने टाइम तक मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ये टैबलेट फूवू शैंग को बिलोंग करता था, वो ब्लैक फ्लेम का लीडर जिसका नाम सब रिस्पेक्ट से लेते थे। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जिंदगी में उसका एक असली प्यार था, और वो इसी नाम के साथ जुड़ा हुआ था। जिस इंसान को उसने अपने दिल में संभाल के रखा था, वो जो सालों बाद भी, यानी मरने के बाद भी उसे याद रहा। वो इंसान जिसको उसने अपने दिल में रखा था उस वक्त भी, और सालों बाद भी, उसकी डेथ के बाद भी उसे याद है कि उसे पीनट से एलर्जी है। मेमोरियल टैबलेट का क्लोजअप दिखाया जाता है। व्हील के नीचे एक नाम भी दिखाई देता है, बट नाम चाइनीज़ में है। अब क्योंकि चाइनीज़ अक्सर तो हमारे लिए भैंस बराबर है, तो पता नहीं क्या लिखा था, पर जीजी को पता चल जाता है ये वही है। मेमोरियल पर लिखा नाम देखते ही जैसे जीजी का दिमाग के सारे ताले एक साथ खुल गए। उसको पूरी स्टोरी समझ में आने लगी। वो कहता है, तो जिनसिए सिर्फ एक रिप्लेसमेंट था, मतलब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट जो फूवू शैंग के द्वारा चुना गया था। जो असली फूवू शैंग की मूनलाइट है वो अभी मेरे सामने है, राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। बट ये तुम क्यों हो? वाई? इस दुनिया में वो इंसान सिर्फ तुम ही क्यों होना था, वो जो ऑलरेडी मेरे साइड पे है? डॉक्टर जिनवई, वो तुम हो? मतलब समझ आया क्या गाइस? जिस बंदे से फूवू शैंग प्यार करता था, जिसका वो मेमोरियल था, वो जिनसिए के रूप में वापस आया है। और तुम ही हो मेरे रिवेंज का परफेक्ट टूल, है ना? तुम ही। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। होटल के स्टाफ में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों में भी खुसर पुसर चालू है। इधर जिनवई को इन्हेलर दिया जाता है और सब लोगों के बीच जीजी जिनवई की तरफ बढ़ रहा होता है। जीजी जिनवई के पास पहुंचकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फूवू शैंग का हाथ झटक देता है, जिससे इन्हेलर नीचे गिरने लगता है। और हम एक्चुअली वापस 5 मिनट बाद उसी सीन पर आते हैं जहां चीजी जिनवई को गोद में उठा के ले जा रहा होता है। आई होप आपको चैप्टर कुछ तो समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले वीडियो में। गुड नाइट।